मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन को जो है वो डिसबैंड कर देंगे और उसका जो भी फंक्शंस हैं वो सारे अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है उनको मिल जाएंगे। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है क्या? 1989 में इसको बनाया गया और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल दिलवाने का काम करता है। बजट बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का और जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्रेटरी होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। अब क्यों इसको बंद किया जा रहा है? अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक अननेसेसरी लेयर बन के रह गया है। इन एनी वे हमारे जो भी 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए ही होता है। और अब जो है हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं तो इसलिए ऑफ कोर्स बार बार अप्रूवल चाहिए ही होता है जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो क्यों ना हम जो भी इससे रिलेटेड डिसीजंस हैं वो हम डिपार्टमेंट ऑफ जो है फाइनेंस को, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ही क्यों ना दे दें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जब ये सारा फंक्शंस दे दिए जाएंगे तो डुप्लीकेशन आज के जो एफर्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में कि पहले आपके जाता है डीसीसी के पास, फिर वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजते हैं और तो एक तरह से डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विलेज डिफेंस कमेटीज़। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है मिलिटेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ विलेजेस में जो है वो लोगों को मार दिया है। तो ऑफ कोर्स लोकल्स जो है वो कह रहे हैं कि उनको वेपन्स दिए जाएं ताकि वो अटैकर्स को खुद ही डील कर सकें। तो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि वो भी जो है विलेज डिफेंस कमेटीज़ को रिवाइव करेंगे जैसे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो ये विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं क्या? अब ऑफ कोर्स जो पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट था उसमें मिड 1990s में इनको बनाया गया था और इसमें रेजिडेंट्स जो हैं इन रिमोट हिले विलेजेस को के उनको वेपन्स और उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। खासकर जो वल्नरेबल एरियाज़ थे JNK में, वहाँ पर जो है ये रिवाइव कर दी गई है ये कमेटीज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिंस मार्च 2022। तो एक गन दी जाती है, 100 उनको एम्यूनिशन दिए जाते हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद की कर सकें। तो अब ये जो है VDCs की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब फील हुई जब 1993 में मैसेकर हुआ और हिंदूज़ को विलेजेस से उनको निकाल दिया गया। तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसको सेटअप करने की फ़ील हुई। तो ग्रुप ऑफ सिविलियंस को जो है गन्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड की गई। जो ये विलेज डिफेंस ग्रुप्स को जो है हेड करते थे उनको 4500 रुपीज़ पर मंथ मिलता था और बाकी जो ऑफ कोर्स जो भी इसमें वॉल्टियर्स करते होते थे उनको 4000 रुपये महीना मिलता था। अब जो ये विलेज डिफेंस ग्रुप्स होंगे ये आपके SP या SSP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के अंडर काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है क्यों इसको किया जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने प्ले किया है मिलिटेंसी को कॉम्बैट करने में। और इनको क्योंकि लोकल टोपोग्राफी के बारे में पता होता है तो ये लोकल जो है विलेजर्स जो है ये अच्छे से मिलिटेंट से डील कर पाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, जैसे जब पहले 1993 में ये लाए गए थे, VDCs का कंसेप्ट लाया गया था, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो है वो बात हुई थी। इसीलिए जब जब पीस रिटर्न हुआ वैली में तो 2002 में जो है VDCs को डिसबैंड करने की बात की गई। अभी दोबारा जो है डिमांड क्यों की जा रही है कि सिविलियंस को या VDCs को रिवाइव क्यों करने की डिमांड की जा रही है? क्योंकि माइनॉरिटीज़ को, नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है। एक एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर और कम्युनल हार्मनी को डैमेज करने का ट्राई किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स करके। अब जो ये सिविलियंस की किलिंग हो रही है ये न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट द्वारा हो रही है जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है वेपन्स भी लाए जा रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर से और इसीलिए जो विलेजर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए आप हमें ही वेपन दो, हम ही जो है ऑन द ग्राउंड इनसे डील करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस जो है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो मिशन मोड पे काम कर रही है कि 100% जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उसको कॉमन मैन तक पहुंचाया जा सके। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस 2014 में सेटअप किया गया इसको। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, मसूरी में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। गुड गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज़ में ये काम करता है।
सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करता है और इवन सेवरल फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देता है। अब ये जो है एक्चुअल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च होता था। इसको 1995 में सेटअप किया गया था बाय लबासना, और 2014 में गवर्नमेंट ने इसको नाम चेंज करके नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कर दिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है एक सिस्टम लेके आ रही है जिससे कि हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग की जा सकेगी अंडर दी आयुष्मान भारत योजना। तो अब इसमें होगा क्या कि हॉस्पिटल्स की जो है वैल्यू बेस्ड केयर के ऊपर उनकी जो है ग्रेडिंग की जाएगी। उनको रिवॉर्ड किया जाएगा कि वो किस तरह से पेशेंट्स को उनकी हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। और 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे गए हैं कि बेनिफिशरी की जो सेटिस्फेक्शन है कैसी रही है, कि उनको आयुष्मान भारत के जो है बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले हॉस्पिटल में क्या रीएडमिशन की ज़रूरत पड़ी, फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना था उस हॉस्पिटल में, ग्रीवेंसेस कितनी कंफर्म की गई, और पेशेंट की हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कितनी इंप्रूवमेंट हुई, इन सब के बेसिस पर जो है हॉस्पिटल्स की रैंकिंग की जाएगी। अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपको पता है एपेक्स बॉडी है जो कि आपके आयुष्मान भारत को जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। नेशनल हेल्थ एजेंसी की सक्सेसर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इसका एक गवर्निंग बोर्ड होता है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो चेयर करते हैं। इसके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, और इसके अफेयर्स को वही हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्प्रिंट स्कीम, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, क्योंकि आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म्स जो है वो स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक्वायर करने वाली है। स्प्रिंट स्कीम क्या है, एक बेसिक स्कीम है ये जिसमें कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेवलपमेंट करने का ये इनिशिएटिव है। आत्मनिर्भरता ताकि डिफेंस में आ सके, इसलिए ये ट्राई किया जा रहा है कि 75 न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ या प्रोडक्ट्स जो हैं इंडियन नेवी 2023 तक जो है वो इंडिया जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगी। और इसको IDEX आपको पता होगा, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, NIIO और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलेशन सेल जो है वो मिलकर जो है इस स्कीम को या इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अब नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन 2020 में बनाई गई। अब ये आपके इंडिजनाइजेशन और इनोवेशन दोनों के इकट्ठा करती है। वर्किंग ग्रुप जो है इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट्स को, और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल है वो इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को इंडक्ट करने का काम करता है आपकी डिफेंस फोर्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परशुराम कुंड फेस्टिवल। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बताया कि परशुराम कुंड फेस्टिवल जो है वो इस बार 12 से 16 जनवरी के बीच में होगा। ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, ब्रह्मपुत्रा प्लेटू पे पड़ती है ऑफ कोर्स, लोहित रिवर पर। तो जो साधुज या डिवोटीज़ होते हैं वो इस टाइम लोहित रिवर में जो है मकर संक्रांति के उत्सव पर जो है वो डिप इन द वाटर लेते हैं। इसको हम कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। परशुराम की जो है डेडिकेटेड है परशुराम सेज को, और इसको इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड को जो है प्रसाद स्कीम के अंडर जो है वो सैंक्शन किया गया है। प्रसाद स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसके अंदर 2014-15 से इसको चलाया जा रहा है, और आपके जो है पिलग्रिमेज या हेरिटेज टूरिज्म के डेस्टिनेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MV गंगा विलास, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास को बनारस या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश से लॉन्च करने वाले हैं। ये 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करने वाला है 27 रिवर सिस्टम्स में, बोथ इन इंडिया एंड बांग्लादेश। 50 टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स को विजिट करेगा ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, रिवर घाट सबको विजिट करता हुआ जाएगा। 62 मीटर्स इसकी लेंथ है और 12 मीटर्स इसकी विड्थ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली बताया कि पहली जो है G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की मीटिंग G20 की इंडिया प्रेसिडेंसी के अंडर जो है वो 9 से 11 जनवरी के बीच में जो है वो कोलकाता में जो है वो होल्ड की जाएगी। G20 के मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इसमें डिस्कशन की जाएगी, जैसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूसिंग रेमिटेंस कॉस्ट, या फिर फाइनेंस कैसे जो है वो आपके जो है MSMEs के लिए जो है वो अरेंज किया जा सकता है। इन सब के ऊपर डिस्कशंस की जा रही है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Digital Communication Commission. So this topic is important for your governance section. So central government has recently decided to disband the Digital Communication Commission and transfer all its crucial decision making and large budget decisions of this body to Department of Expenditure under the Ministry of Finance. So it was this commission was set up in 1989, and it was redesignated as Digital Communication Commission in 2018. It is primarily responsible for all the policy formulation of Department of Telecommunication and getting it approved from the government, preparing the budget for it, and also implement those policies concerning telecommunication sector. It consists of a chairperson, four full-time members, four part-time members, and the Secretary of the Government of India and Department of Telecommunication acts as the ex officio chairperson of this commission. Then why we are disbanding it? Because it has become an unnecessary layer and it leads to delay in decision making, because the in any way any project that costs more than 100 crore rupees required the approval of Department of Economic Affairs. So it was leading to duplication of efforts and delay in decision making. That's why government has decided that because the telecom industry is growing fast, so most of the projects are above 100 crore rupees. That's why it is important that we remove this unnecessary layer of DCC now. So the next topic is village defense committees. This topic is important for the security section. So after militants have killed 6 people in 2 days, the people or local people in Jammu and Kashmir are demanding that they should be provided with weapons and so that they can take on attackers themselves. So responding to these demands, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir has assured the people that they would get a village defense committee on the lines of those which have been established in Doda district of Jammu and Kashmir. So these committees were earlier established in mid 1990s, and they were acting as a shield against militant attacks. They were in under these committees. The JNK administration was then providing residents with weapons training and giving them weapons and giving them arms training. So in March 2022, it was revived by Ministry of Home Affairs, especially in vulnerable areas of JNK, and every member will be provided with a gun and 100 rounds of ammunition. In 1993, when massacre of 13 people happened in Kishtkar, and the migration of Hindus or Kashmiri Pandits started from villages to nearby towns, then the government or Home Ministry decided to set up these village defense committees, and these are the group of civilians who are provided with guns and ammunition so that they can tackle militants themselves. And these VDGs or these committees would function under the direction of SP or SSP. They have played a very significant role in combating militancy because they are very well versed with local topography as compared to any other person. They know how they can avert many militant attacks. But there were certain controversies also. There were allegations of human rights violations. So that's why when the peace returned to Valley in early 2000s, there were demands that these committees should be disbanded. But there is a fresh demand now that these committees should be reactivated because targeted killing of minorities and non-locals is happening again in J&K to create an atmosphere of fear and damaging communal harmony. So almost all civilian killings are being carried out by newly recruited terrorists. These are part-time terrorists. That's why they are difficult to be tracked. It becomes important that we start arming the civilians who have the local knowledge of local topography, and they can take on these militants in a defensive format. So the next topic is National Center for Good Governance. So this topic is important for your governance section. Recently, Director General of National Center for Good Governance has said that government is committed to working in mission mode to achieve 100% saturation of all central schemes. And this National Center for Good Governance was set up in 2014. Its head office is located in New Delhi, and its registered office is in Missouri. It focuses on good governance, policy reforms, training, and capacity building, and it also works as a think tank for the government. It builds the capacity of civil servants of not just Indian but several foreign countries also. So it traces its origin to National Institute of Administrative Research, which was set up in 1995 by Labasna. In 2014, the government rechristened it and expanded its mandate and started named it NCGG, that is the National Center for Good Governance.
So the next topic is National Health Authority. This topic is important for your governance section. So National Health Authority is also introducing a new system to measure and grade hospital performance under the Ayushman Bharat Yojana, and they will be measuring performance of hospitals based upon the value of healthcare services. The providers will be these healthcare providers or hospitals would be rewarded for helping the patients improve their health and to reduce the effects of disease. So there are five performance indicators like beneficiary satisfaction, readmission rate, extent of out of pocket expenditure, confirmed grievances, and even improvement in patients' health related quality of life. And based upon these performance indicators, the hospitals will be ranked. So, what is the National Health Authority? It's an apex body which is responsible for implementing Ayushman Bharat Yojana. It's a successor of National Health Agency. It is an attached office of Ministry of Health and Family Welfare, and it is functioning with full functional autonomy. It consists or it is governed by the governing board, which is chaired by the Union Health Minister, and it is headed by a chief executive officer. So the next topic is sprint scheme. This topic is important for your economy section. So Indian Navy has recently inked an agreement with Sagar Defence Engineering Private Limited to acquire armed autonomous boat swarms under the Sprint initiative, which is an initiative to promote development of niche defense technologies. The aim is to induct at least 75 new indigenous defense technologies or products into the Indian Navy by August 2023. And this project is a collaboration between Innovations for Defense Excellence, National Naval Innovation and Indigenization Organization, and Technology Development Acceleration Cell. So you know that NIIO was established in August 2020, and it brings the aspects of innovation and indigenization together. The working group, which is functioning under this Naval Technology Acceleration Council, implements these projects, and the Technology Development Acceleration Cell helps in induction of these emerging disruptive technology in our defense forces. So the next topic is Parshuram Kund Festival. This topic is important for your art and culture section. So recently, Arunachal Pradesh government has informed that Parshuram Kund Festival will be organized between 12th to 16 January. This Parshuram Kund is a Hindu pilgrimage site which is situated on Brahmaputra Plateau in the lower reaches of Lohit River. And during these periods of Parshuram Kund Festival, devotees and sadhus take a holy dip in the water of Lohit River on the occasion of Makar Sankranti, and it is also known as the Kumbh of Northeast, and it is dedicated to Parshuram. This project of development of Parshuram Kunds was sanctioned under the Prashad scheme, which is a scheme of Ministry of Tourism, and it's a central sector scheme. It was launched in 2014 and 15 period, and the aim of this scheme was to is to rather uh, develop infrastructure and harness the pilgrimage and heritage tourism destinations. So the next topic is MV Ganga Vilas. This topic is important for your economy section. Ministry of Ports has informed that Prime Minister Modi will flag off world's longest river cruise MV Ganga Vilas from Varanasi in Uttar Pradesh on 13th of January. So this cruise will cover a distance of more than 3200 kilometers across 27 river systems, not just in India but in Bangladesh also. It will visit almost 50 tourist spots, including World Heritage Sites, national parks, river ghats, etc. And this MV Ganga Vilas vessel is 62 meters in length and 12 meters wide. The next topic is Global Partnership for Financial Inclusion. This topic is important for your international relations. Recently, Ministry of Finance has said that first G20 Global Partnership for Financial Inclusion meeting will be held under G20 India presidency in Kolkata, and it will be attended by G20 member countries. There are certain topics which will be discussed in this meeting, like digital financial inclusion, how to reduce remittance costs, and how to arrange finance for the MSME sector. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.